हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 84वां भाग। ईशानी ने रणविजय के सोच को एक नया मोड़ दे दिया था। वो समझ चुका था कि उसे क्या करना है। ईशानी ने कहा था कि पति पत्नी के रिश्ते की नींव विश्वास पर ही टिकी होती है। बस रणविजय को आशुतोष भाई का खोया हुआ विश्वास अनन्या भाभी के ऊपर वापस लाना था, नहीं तो उसके बाद समझौता दूसरा रास्ता था। आशुतोष का घर टूटना रणविजय खुद नहीं बर्दाश्त कर पाता। घर वाले तो बाद में आते थे, सबसे पहले शिवम था। घर का सबसे बड़ा बच्चा होने के कारण शिवम पूरे घर का लाडला था और रणविजय का सबसे ज्यादा। आशुतोष, शिवम और शिवांगी के डीएनए सैंपल इकट्ठा करना रणविजय के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शिवम को तो लेकर कोई शक नहीं था, फिर भी अपने शक की पुष्टि के लिए उसने तीनों के डीएनए टेस्ट करवाए और नतीजा बहुत आश्चर्यजनक निकला। शिवम और शिवांगी दोनों ही आशुतोष के बच्चे थे। मलिक की रिपोर्ट झूठी थी। एक सफलता मिलने के बाद रणविजय खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत अपने आदमी अनन्या के पीछे लगा दिए। पता चला अनन्या ईशांत मलिक से मिलती जरूर है, पर उसके ईशांत मलिक से कोई शारीरिक संबंध नहीं है। यहाँ तक कि अनन्या ने कभी भी किसी होटल में भी मलिक के साथ कोई मीटिंग नहीं की। अनन्या का सारा समय पार्टी क्लब में बीतता है। उसके बढ़ते हुए खर्च का कारण सिर्फ उसकी शॉपिंग और जुए की लत है। इसी कारण से वो घर भी लेट से आती है। रणविजय ने अपनी सारी रिपोर्ट आशुतोष के सामने रख दिए। रिपोर्ट देखकर आशुतोष ने अपना सर पकड़ लिया, जबकि आशुतोष ने मानसी के दबाव में आकर पूरी तरह से अनन्या को तलाक देने का मन बना लिया था और इसके लिए उसने डिवोर्स के पेपर भी बनवा लिए थे। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं दिल से अनन्या के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं महसूस कर पा रहा। मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ। आशुतोष ने कहा, आप अनन्या भाभी से तलाक देना ही क्यों चाहते हैं? आपकी इतनी अच्छी खूबसूरत फैमिली है, 2 प्यारे प्यारे छोटे से छोटे बच्चे हैं, क्या आप उनके लिए नहीं सोचना चाहते? रणविजय ने पूछा। मैं बच्चों के बारे में ही सोचकर यह फैसला लेना चाहता हूँ। अनन्या को घर परिवार से कोई लगाव नहीं है। बच्चे पहले से ही मम्मा की गैरमौजूदगी में मानसी संभालती है और शादी के बाद उनकी माँ हो जाएगी। आशुतोष ने कहा, जैसे कि उसने मानसी से शादी करने का पूरा मन बना लिया था। पर अनन्या भाभी के बारे में भी तो सोचे। वह जैसी अब है वैसी ही शुरू से ही थी। अगर आपको ये सब पसंद नहीं था तो शुरू से ही उन पर आपको कंट्रोल करना चाहिए था। रणविजय ने कहा, मैं समझता हूँ रणविजय, अगर उस रात मानसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ रहता तो शायद मैं इस बारे में सोचता भी नहीं। बट मानसी इज नाउ प्रेग्नेंट। आशुतोष परेशान था। आशुतोष की बातों ने रणविजय के सर पर बम फोड़ दिया था। रणविजय ने होटल स्टाफ से लेकर हर किसी से पता किया था। मानसी की कहीं भी कोई गलती नहीं पकड़ में आ रही थी, वरना उसे मानसी को रास्ते से हटाते समय नहीं लगता। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब खुद आशुतोष भाई और उनका आने वाला ये बच्चा था। अगर घर में किसी को भी इस बात की भनक लग जाती है तो अनन्या अलग हंगामा मचाती और बात अधिराज जी तक पहुंच जाती। अधिराज जी की पहली सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, उसमें अभी कॉम्प्लिकेशन थे। ऊपर से अधिराज जी अपनी दूसरी सर्जरी के लिए अमेरिका जाने से पहले नव्या की शादी करना चाहते थे, इसलिए किसी तरह से इस समय घर में आनन फानन में नव्या की शादी की तैयारियां भी हो रही थी। सब कुछ रणविजय के कंधे पर अधिराज जी ने छोड़ दिया था और अब सब कुछ रणविजय को ही मैनेज करना था। रॉयल्स राजपूताना की इकलौती शहजादी की शादी थी, खर्च में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट थी और इस समय रॉयल्स राजपूताना का खजाना खाली पड़ा था।
इस बात को रणविजय और आशुतोष के अलावा कोई नहीं जानता था। कहते हैं ना, मुसीबत कभी भी एक तरफ से नहीं आती। मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से घेर कर आती है। वही हाल इस समय रणविजय के ऊपर था। रॉयल्स राजपूताना का खाली खजाना, नव्या की शादी की भाग दौड़ और उसके साथ साधना ग्रुप के भी मार्केटिंग की जिम्मेवारी, और अब इसमें एक और नाम जुड़ गया था, मानसी की सुरक्षा। रणविजय नव्या की शादी तक मानसी को सबकी नजरों से छुपाकर रखना चाहता था। उसके बाद जो हंगामा होता सो होता, पर फिलहाल में नव्या की शादी और अधिराज जी के सेहत को लेकर वो कोई समझौता नहीं करना चाहता था। इसके लिए उसने मानसी को कड़े शब्दों में समझा दिया था। रणविजय के ऊपर काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया था। उसे सच में बिल्कुल समय नहीं मिलता था कि वो हफ्ते में भी अपने घर आ सके, और धीरे धीरे रणविजय और ईशानी में दूरियां बढ़ रही थी। शुरू में तो ईशानी ने कोई सवाल नहीं किया, पर धीरे धीरे ईशानी को रणविजय के व्यवहार में कुछ बदलाव सा महसूस हुआ था, कि जैसे रणविजय उससे कुछ छुपा रहा है। ईशानी ने रणविजय से इस बारे में जब भी पूछना चाहा, तुम्हारे मन का वहम है कहकर रणविजय टाल जाता था। रॉयल्स राजपूताना के जॉइंट अकाउंट से बड़ी बड़ी धनराशि जो निकाली गई थी, उन सब को पूरा करने के लिए रणविजय ने बिना ईशानी से पूछे साधना ग्रुप के प्रॉफिट का सारा पैसा उसमें डाल दिया। नव्या की शादी की तैयारियों में व्यस्त ईशानी को उस वक्त इस बात की कोई जानकारी भी नहीं हुई, और नव्या की शादी बीतते ही अधिराज जी नैना जी के साथ अमेरिका चले गए, और ईशानी जब वापस अपने घर पर आई तो उसे इस बारे में पता चला। ईशानी ने इसे इग्नोर करना ही उचित समझा, क्योंकि वह जानती थी कि नव्या रणविजय की सबसे लाडली बहन है। तो हो सकता है रणविजय ने नव्या की शादी में खर्चों के लिए अपनी तरफ से गिफ्ट किया हो। और वैसे भी जब ईशानी ने रणविजय से शादी की थी, उस समय अधिराज जी के परिवार ने जो इन दोनों की मदद की थी, उसे ईशानी नहीं भूल सकती थी। नव्या कहने भर को नंद थी, पर उसके लिए दोस्तों से ज्यादा सच्ची थी। रणविजय और ईशानी की जिंदगी में जहर घोलने के लिए मलिक के ये दो पत्ते बर्बाद हो गए थे, तो अब मलिक ने धीरे धीरे रणविजय और ईशानी की जिंदगी में जहर घोलना शुरू किया, क्योंकि आशुतोष अधिराज जी के साथ अमेरिका चला गया था। इसलिए इस वक्त मानसी की जिम्मेवारी रणविजय के कंधों पर थी। मानसी प्रेग्नेंट भी थी, ऐसे में रणविजय के ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा थी। मलिक ने एक दो बार शिवम पर जानलेवा हमला भी करवाने की कोशिश की थी, पर जानबूझकर अंतिम मौके पर उसने शिवम को जिंदा छोड़ दिया था, जबकि सारे गार्ड मारे जा चुके थे। यह एक तरह से मैसेज था रणविजय के लिए। रणविजय ने उसकी धमकी को हल्के में ना लेते हुए ईशानी और जिंदगी की भी सुरक्षा बढ़ा दी। रणविजय एक के बाद एक अपने स्तर पर फैसले लेते जा रहा था, जिसमें कि उसने ईशानी से कुछ भी नहीं पूछा था। इस चीज को लेकर रणविजय और ईशानी में काफी झगड़ा भी हुआ था। ईशानी इस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाने पर गुस्सा थी। उसके लिए ये फिजूल खर्ची थी, तो रणविजय के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी। वह जानता था कि रॉयल्स राजपूताना में सबसे ज्यादा कीमत ईशानी और जिंदगी के जान की ही है, और ये दोनों वैसे भी रणविजय के लिए अपनी जान से भी ज्यादा कीमती थी। रणविजय इन दोनों की जिंदगी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम मेरे कहीं आने जाने पर बंदिश लगा रहे हो। रणविजय ने ईशानी का दिल्ली से बाहर निकलना भी बंद करवा दिया था। यहाँ तक कि किसी मॉल, हॉस्पिटल, कहीं भी जाना हो, एक बड़ी सिक्योरिटी फोर्स उसके साथ जाती थी। ईशानी को शुरू से ही इन सब चीजों से बहुत चिढ़ होती थी। तुम्हें जो समझना है समझ सकती हो। अगर तुम्हें मेरा प्यार बंदिश लगता है तो फिर यही सही, पर मैं तुम्हारी जिंदगी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रणविजय ने साफ कहा, तुम्हें हमारी जिंदगी की चिंता है, पर तुम्हारा क्या रणविजय? तुम खुद तो अपने 8 दिन तक गायब रहते हो। कहाँ गायब रहते हो, बता सकते हो?
ईशानी ने पूछा। मैं अपने काम के सिलसिले में ही जाता हूँ। यहीं पर रणविजय एक पल के लिए गड़बड़ा गया कि ईशानी को कैसे बताएं कि वह रॉयल्स राजपूताना में एक्स्ट्रा मेहनत करने क्यों जाता है। उसके अलावा फिलहाल में उसने सबकी सिक्योरिटी उसने क्यों बढ़ाई है। जब इंसान के मन में कोई चोर होता है या फिर वो कोई बात छुपाना चाहता है तो वह अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी गलत बात पर भी अड़ जाता है। पर रणविजय ईशानी से कुछ छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन वो ईशानी को सब कुछ बताकर उसे चिंता में भी नहीं डालना चाहता था। इसलिए क्या बताएं, क्या छुपाए, में सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा था। अच्छा, और यह काम कौन सा होता है? ईशानी ने पूछा। मैं ये तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो। सब कुछ क्लियर होते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। रणविजय ने ईशानी से मोहलत मांगी। अपने प्यार पर भरोसा करते हुए ईशानी ने ना चाहते हुए रणविजय को ये समय दे दिया। पर फिर भी ईशानी के मन में कुछ खटक जरूर रहा था। ऐसे में कभी कभी जब रणविजय देर रात को मानसी से मिलते हुए अपने घर पर वापस आता था तो रणविजय के कपड़ों से उठ रही फीमेल सेंट की खुशबू ईशानी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती थी। रणविजय के मन में चोर नहीं था, इसलिए कभी भी उसका ध्यान इस चीज पर नहीं जा रहा था, लेकिन मलिक तो मानसी के थरू ऐसे ही छोटे छोटे अवसर देकर ईशानी के मन में रणविजय के प्रति शक का बीज बो रहा था, जिसका नतीजा रणविजय और ईशानी के बीच बढ़ता हुआ झगड़ा था। कई दिनों तक एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे, एक ही बेड पर दोनों ने अजनबियों की तरह रात बिताई थी। रणविजय सब कुछ ठीक होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह सब प्रॉब्लम सॉल्व करके ईशानी को एक आरामदायक जिंदगी दे सके। ... तो ईशानी इस चीज का इंतजार कर रही थी कि रणविजय आगे बढ़कर उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और उसे अपनी बातें बताएं। रणविजय बताना भी चाहता था, लेकिन बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कहाँ से शुरू करें समझ ही नहीं पा रहा था। रणविजय भी अपनी जगह पर सही था, वो अपने परिवार के लिए के भले के लिए ही ये सब कर रहा था। तो ईशानी भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। इन सारे फैसलों में कहीं भी रणविजय ने उससे पूछना तो क्या, बताने की भी जरूरत नहीं समझी थी। ये बात ईशानी को खटक रही थी और ऐसे में एक दिन ईशानी जब अपने ऑफिस आई तो उसके टेबल पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। फ्रॉम रणविजय टू ईशानी। यह क्या भेजा है रणविजय ने? ईशानी ने लिफाफा अपने हाथ में ले लिया और जब उसे खोलकर देखा तो ईशानी के कदम लड़खड़ा गए। ... और इसी के साथ दोनों के रिश्ते की नींव लड़खड़ा गई थी। क्या इसी कारण से इन दोनों का रिश्ता टूटा था? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।